नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड की कई सड़कों और पुलों पर सफर करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात तो पुल सेफ्टी ऑडिट की एक रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल बीते वर्ष मानसून में रानी पोखरी जाखन नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने के बाद प्रदेश भर में पुलों की सेफ्टी ऑडिट के निर्देश शासन स्तर पर दिए गए थे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से ऐसे 75 पुलों की सूची तैयार की गई थी। बीते दिनों कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के टूट जाने के बाद शासन ने बीते वर्ष हुए सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तराखंड सरकार ने अत्यधिक खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता नेशनल हाईवे और वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी ने बताया कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिनका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। वहीं पुलों की चेकिंग के दौरान वर्तमान में 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जिनमें मरम्मत की जरूरत है। देहरादून में 13, चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6, टिहरी में 7 समेत कई जगह पुल असुरक्षित स्थिति में है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आपदा के वक्त ही ऑडिट क्यों? ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है। और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेक लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि मरम्मत की आवश्यकता है, या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। तो उस पर कार्रवाई चल रही है हमारी। और इन सेतुओं को जो है हम अगले 1 महीने के अंदर थर्ड पार्टी जैसे कि जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स आईआईटीज, इनसे जो है इनका सेफ्टी ऑडिट कराएंगे, और उस सेफ्टी अकॉर्डिंग ऑडिट में जो भी उनके सुझाव आएंगे उनके अनुसार इनका जो है फिर से जो है सुरक्षित बनाने जाने के लिए इसमें जो है हम सेफ्टी वर्क्स करेंगे। इसमें जो बिल्कुल ही असुरक्षित ब्रिज हैं, जिनमें या कि कुछ पैनल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको जो है पूर्ण रूप से जो है वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और ऐसे ब्रिजेज जिनमें कि माइनर रिपेयर से जो है उनको सुरक्षित किया जा सकता है, उनमें माइनर रिपेयर के लिए जो है एस्टिमेट बन रहे हैं, उससे जो है उन ब्रिजेज को फिर पूर्णतः सुरक्षित कर लिया जाएगा। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो मौसम खराब होता है, मॉनसून आता है, तभी ऑडिट की याद क्यों आती है, और अगर पहले ही ऑडिट कर लिया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है। और इस मॉनसून में हमने देखा कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा सिसोदिया जी, आप प्रवक्ता, लाइव जुड़ी हुई हैं। और फिलहाल आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, पुलों की जो हालत है इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो सेफ्टी ऑडिट आप लोगों द्वारा किया गया था, प्रशासन द्वारा किया गया था, क्या कहेंगे उस रिपोर्ट पर? दिव्यदर्शनी जी, आपका धन्यवाद। और बड़ा सुकून हो रहा है कि जिस प्रकार से हम तमाम चर्चाओं में आपके टीवी चैनलों में रहे, हम अनेक विषयों पे चर्चा करते हैं। हमारे खासकर कि जो हमारी बीते 6 साल से सरकार है, आप तमाम विषयों पे जोरदार डिबेट करते हो कि भी इस विभाग में क्या हुआ, ये विभाग क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो जब भी मैं डिबेट में आता हूँ तो ये सुकून का होता है, कम से कम जो आप तथ्य सामने रखते हो कि भाई सरकार ने ये काम करवाया है। कम से कम इस सरकार में जो हमारी पिछले 6 साल से जो सरकार चल रही है, आपके सामने कहने के लिए कुछ ना कुछ तो ये होता है कि सरकार तमाम उन चीज़ों पे काम कर रही है जो उत्तराखंड के जनमानस की आवश्यकता है, उसके अनुसार काम कर रही है। आज अगर ऑडिट की रिपोर्ट आती है तो ये अपने आप में संतोषजनक है कि भाई उन सभी जो उत्तराखंड के जितने भी पुल हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे से जुड़े हों, चाहे आपके स्टेट हाईवे से जुड़े हों, या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए जो हो, चाहे आपके सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ते हुए जो बहुत ही आवश्यक है, उन सभी पुलों का जिस प्रकार से ऑडिट किया है, खास में आप जो कमियां निकली है उसको सरकार पूर्ण रूप से उसको पूरा करेगी। भाई ये जो जिनकी आवश्यकता है कि उनको दोबारा से डेवलप करना है या उनको अन्य तरह से उन पुलों को रिस्टोर करना है,
तो वो अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई सरकार इस तरीके से काम कर रही है, आपके पटल तक भी ये सूचनाएं हैं, आम जनमानस तक आपके माध्यम से पहुंच रही है। और ये भी कहना चाहूँगा कि जब सड़कों की बात होती है, पुलों की बात होती है, उत्तराखंड के जब नव निर्माण हुआ था, केवल हमारे जो गांव जो कनेक्टेड होते थे, उस समय केवल 2% के लगभग हमारे गांव कनेक्टेड होते थे। आज की डेट में कहते हुए सुकून होता है कि 90% से भी अधिक हमारे गांव आज कनेक्टेड हो चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2-3 दिन पहले ही दिल्ली गए हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो हम ग्राम विकास के माध्यम से जो सड़कें बनाते थे, उन सड़कों की जो गांव की जो जनसंख्या का आधार है कि भाई इतने पे ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्राम्य विकास करेगा या अन्य जो एजेंसियां हैं वो काम करेगी। मगर उन्होंने जो हमारे पंचायती राज विकास मंत्री है, जो गिरिराज सिंह जी है, केंद्रीय मंत्री है, उनसे निवेदन किया है कि 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी इनसे कनेक्ट किया जाए। तो मैं जो जिस प्रकार से लगातार विकास के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार लोगों की जान माल की चिंता की जा रही है, कनेक्टिविटी को किस प्रकार से सुदृढ़ रखा जाए, किस प्रकार से आवागमन के सभी रास्तों को हर समय इस बरसात का मौसम में कुछ ऐसी स्थिति ऐसी होती है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड कई आपदाओं को झेलता हुआ ये प्रदेश है। उस समय भी जिस प्रकार से सरकार का पूरा तंत्र शासन प्रशासन लेवल पे काम कर रहा है, ये सुकून का काम है। लगातार हमारा काम भी है कि हम सत्ता में बैठे हैं, लोगों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना और उत्तराखंड को अन्य राज्यों से जोड़ के रखना और सुदूर क्षेत्रों में जिस प्रकार से कनेक्टिविटी रहे उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार धरातल पर काम कर रही है। जी, आशीष नौटियाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो संतुष्ट नजर आ रही, काफी सुकून में है इस रिपोर्ट के बाद। आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों को भी संतुष्टि है इस रिपोर्ट से? देखिए मैडम, फिल्म प्रेमी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, आपको संतुष्ट मिलने आएगी क्योंकि सारा इन पुलों का जर्जर हालत में होने का कारण ही भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नदियों के अंदर खनन का काम किया है और उस खनन की वजह से अधिकांश पुल जो है टूटने की कगार पर खड़े हैं, जहां तक हमें पता है। तो इनका खनन का जो कार्यक्रम चल रहा है तो खुश होंगे मैडम, देखो पैसा कमा रहे हैं, खुश क्यों होंगे, ये तो खुशी नजर आएंगे, बड़े खुश हो रहे हैं। देखो कितने पुल जर्जर हालत में हैं, तो इनको बड़ी खुशी हो रही है, देखो कितना अच्छी बात हो गई कि ये पुल जर्जर हालत में खड़े हैं। तो बताए मैडम, शर्म नहीं आती इन लोगों को, किस तरीके की बात करते हैं ये लोग। आज आपने देश के अंदर हालात हर जगह देश के हालात खराब कर दिए हैं और आप तब भी खुश हैं कि देखो कितनी अच्छी बात हुई, देखो 86 पुली तो है और ये हमने पता कर लिया। तो इस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, तो बड़ा दुखद है मैडम किस तरीके का काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और एक यही ऐसी सरकार है जो चोरी के बाद सीना चोरी करने का काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखें अभी सत्यवीर मेरे बड़े भाई हैं और किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं कि देखो बड़ी खुशी की बात है कि 86 पुल जर्जर हालत में और हमें पता लग गया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को निश्चित ही खनन के ऊपर कोई विशेष ऐसा कुछ बनाना चाहिए। क्या बन बनाई कांग्रेस शासन काल में जो चीजें बना के हमने दे दी, आप उसको तोड़ने का काम तो ना करें, ये तो तोड़ने का रुझाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए और देश की सुरक्षा और हमारे समाज के लोगों की सुरक्षा पहले है, उसके बाद अन्य चीजें हैं। कितना कमाओगे यार, कितना का पैसा कमाना की चाह सकते हैं आप लोग। आप पैसा करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा के किसी को मंत्री बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को क्या बनना है, आप देश के लोगों को राज्य के जनता की हालत खराब करने में तुले तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उमा सिसोदिया जी, आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के आने के बाद, क्योंकि जिस तरह से सत्यवीर जी ने कहा कि कम से कम हमारे समय पर ऑडिट रिपोर्ट तो आ रही है, ये सुकून देती है? देखिए, सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट करवाई, मतलब ऑडिट करवाया सारे पुलों का और उसकी रिपोर्ट आई है। कम से कम पहला काम तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि पहला काम तो ठीक हुआ कि हमें एटलीस्ट ये पता चला कि हमारे कौन कौन से पुल जो है वो जर्जर हालत में हैं। सबसे पहले हमें यही ना पता हो, ऑडिट ही ना हो, हमें पुलों के रखरखाव का ही ना पता हो, तो मैं सरकार को साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऑडिट कराया और उस ऑडिट सर्वे में रिपोर्ट निकल कर आई कि लगभग 80-86 पुल जो है ये जर्जर हालत में है। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, जनता की जो नजर है वो इस बात पर है। आपको पता चल गया कि कौन से पुल खराब है, अब वो कैसे ठीक होंगे, कब तक ठीक होंगे, उनकी रिपेयर होगी और कि कोई एक टाइम फ्रेम होगा कि भाई हम 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में हम इन पुलों का जो है रिपेयर कराएंगे और किस कंपनी को टेंडर्स दिए जाएंगे, रिपेयर के टेंडर्स दिए जाएंगे, क्या वो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। बहुत सारे मसले अब इसके बाद शुरू होते हैं।
जी। खाली सिर्फ पता लग जाए और पता लगाने के बाद हम लोग अपना ठंडे बस्ते में उस रिपोर्ट को डाल दें और उसके बाद हम लोग बैठ जाएं तो उससे काम चलने वाला नहीं है। और बहुत सारी चीजें इसमें, खनन भी सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हमारे उत्तराखंड में खनन बना हुआ है। जी। हमने लगातार कई पुलों को सिर्फ खनन की वजह से गिरते हुए देखा है कि आपने उनके नीचे से मिट्टी वो निकाल ली है, बजरी निकाल ली है, रोड़ी निकाल ली है, डस्ट निकाल ली है और पुल के जो पिलर्स थे वो कमजोर हो गए, पुल जो है वो नीचे बैठ गया। तो सरकार को खनन माफिया पर लगाम लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले तो इस पर लगाम लगना जरूरी है और उसके बाद आम आदमी पार्टी समेत मैं समझती हूँ पूरा उत्तराखंड सरकार की तरफ अब नजर लगाकर बैठा हुआ है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और कब इन पुलों के रिपेयर का काम, मरम्मत का काम शुरू होगा, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से शुरू होगा। सबसे बड़ी बात ऐसा ना हो कि अब नया टेंडर निकले कि हाँ भाई इन पुलों को अब हमें रिपेयर कराना है और उसके बाद वो पैसे की बंदरबाट दोबारा से शुरू हो जाए, फिर जी। लिपा पोती का काम कर दिया जाए और 2 साल बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद इनमें से फिर पुल जो है वो ढहने शुरू हो जाए और उसके बाद फिर एक नई रिपोर्ट बने, फिर एक नए कार्यक्रम शुरू हो। बिल्कुल। सुभाष जी, आपके पास आऊँगी। आपको क्या लगता है सर्वे रिपोर्ट के बाद कितना सतर्कता बरती जाएगी? क्योंकि ये सर्वे पहली बार नहीं हो रहा है और ये खुद प्रशासन का कहना है कि हर साल सर्वे होता है, सेफ्टी ऑडिट होता है, उसके बाद ये हालात हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं कि सरकार जो ऑडिट कराती है और ऑडिट में जो रिपोर्टें आती हैं उस पर अमल कितना होता है। इससे पहले भी कई बार ऑडिट हुए, उन ऑडिटों पे अमल कितना हुआ। इससे पहले भी हर साल पुलें टूटती हैं, नई नई पुलें टूटी हैं, इसी देहरादून में टूटी हैं, थानों वाले रोड में टूटा है, उधर से आने में एयरपोर्ट वाला रोड में टूटा है, पिछले साल 1-2 साल पहले की घटना है। सवाल ये उठता है कि नई पुलें टूटती हैं तो आखिर आप इसके लिए आपने इंजीनियर को, ठेकेदार को, कंपनी को आपने क्या पनिशमेंट दिए, आपने क्या दंड दिया। और जब आप दंड नहीं देते हैं, जब फिर लीपा पोती हो ही जाती है तो सवाल उठता है कि फिर उससे जो है, जो माफिया लोग हैं, उससे जो है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका हौसला बुलंद रहता है। वो समझते हैं कि फिर हम ऐसे ही बच जाएंगे, एक ऑडिट रिपोर्ट आएगा, फिर एक नई लग जाएगी, फिर एक खबर चलेगी कि 2 पुल टूट गए जी, इसके लिए फिर से नए सिरे से बना। इस पर सरकार को चेतने की गरज है। अगर सरकार सही में चाहती है कि हाँ इसका हम अस्थायी निदान ढूंढें, चूंकि हर वर्ष ये उत्तराखंड में कोई एक दिन की घटना नहीं है, हर साल। और ये पुल, जितने पुल टूटते हैं, ये पुल बहुत पुराने पुल नहीं है, ये हाल फिलहाल के 8 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, क्या 8 साल के लिए पुल बना रहे हैं आप, क्या 10 साल के लिए पुल बना रहे हैं आप। ये सोचने की जरूरत है। जहां तक खनन की बात है, खनन से इसके रिश्ते की बात है, तो बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो बगैर खनन के भी टूटे हैं। वो सीमेंट और बालू की कमी के कारण टूटे हैं, उसमें घटिया माल इस्तेमाल होने के कारण टूटा है जी। दूसरा जो खनन का मसला है, खनन में पहले चुगान होता था, अब जो है चुगान नहीं होता। चुगान का मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो पत्थर या सील्ट आए उसको ऊपर से उठा लेना। अब खनन होता है, तो खनन जो है वो जब जेसीबी लगा करके करेंगे तो हर पत्थर, एक पत्थर से, मैं चूंकि ये आईआईटी के एक रिसर्चर की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि मेरे अंदर भी ये सवाल था कि आखिर ये कैसे होता है। लोग कहते हैं कि नदी आई तोड़ दी, तो चूंकि हर एक पत्थर से दूसरा पत्थर जो है वो जुड़ा हुआ है और बीच में बालू उसको जो है गैप को भरा हुआ है, जब आप उस गैप में छेड़छाड़ करते हैं, जब वहां गड्ढा कर देते हैं, तो पानी जब आता है तो सारे, जैसे दांत से एक दांत दूसरे दांत से जुड़ा हुआ है, वैसे ही एक पत्थर दूसरे पत्थर से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा प्लेट ऊपर से लेकर के गंगोत्री ले लें या जो रीजन ले लें, जमुनोत्री ले लें, जो लें, मैं एक ही उदाहरण देता हूं, तो वो जो गंगा चलती है वो भोगपुर जाके फिर कोई पत्थर नहीं बनता, उसके बाद से बालू होता है, वहां से रेत ही रेत है। अब सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में जब आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, जहां पिलर है वहीं खनन होगा, वहीं चुगान होगा, वहीं जो है जेसीबी चलेगा, तो फिर वो धसेगा और धसेगा तो फिर वो पूरा पुल टूटेगा। और ये पुल भी टूटता है इस वजह से, और दूसरा जो पुल टूटता है वो भ्रष्टाचार की वजह से टूटता है। घटिया निर्माण होता है, घटिया उसमें सामान लगाया जाता है, जो मानक है उसका पालन नहीं किया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि चाहे पार्टियां कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो लोग इसके दोषी होते हैं वो किसी दोषियों को अभी तक कोई सरकार ने, मुझे तो उदाहरण नहीं दिखता कि कुछ इंजीनियर जेल गए हों, कुछ जेल भेजे गए हों, कोई नौकरी से बर्खास्त किए गए हों, किसी को सजा हुई हो, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता। एक जांच बैठ जाती है, जांच रिपोर्ट 6 महीने बाद मामला पुराना हो जाता है, लोग दिमाग से भूल जाते हैं, फिर एक नई बात सामने आती है, फिर एक नया ऑडिट होता है। ये खेल बरसों से चल रहा है। बिल्कुल। सत्यवीर जी, आपने संतुष्टि जाहिर की कि कम से कम हमारी सरकार में ऑडिट रिपोर्ट तो आई, ये सुकून वाली बात है कि हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर आप बात करें, ये खुद प्रशासन कहता है कि हम हर साल ऑडिट करवाते हैं। अगर आप हर साल ऑडिट कराते हैं तो या तो आपकी ऑडिट में कमी है कि आप लोगों को वो नज़र नहीं आते कि ये पुल कभी हमने ऑडिट किए थे, इसमें ये कमी है, और या फिर आप उस पर काम नहीं करते, आपके अधिकारी काम नहीं करते। ऑडिट हो गया ना तो ठीक है, क्योंकि आप खुद विधानसभा अध्यक्षा जब सड़क पर खड़े होकर आपदा
प्रबंधक को ये बोलती हैं कि मैं आपको 1 साल से बोल रही, आप नहीं सुन रहे, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मैं आपके उस डिबेट में भी था जब ये बात हुई थी, तो हमने खुल के बात करी थी। दूसरा फिर मैं उस बात पे आना चाहूंगा कि वो जो पुल भी बना था, वो मैं कहा था कि किसी भी पुल की जब इस प्रकार के पुलों का निर्माण होता है, कम से कम 60-70 साल तो उसकी उम्र होती ही है। मगर वो कांग्रेस के कालखंड में इस प्रकार से बनाया गया कि वो एक बरसात भी नहीं सहन कर पाया, कि वो अपने अपने 10 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया और वो एकदम धराशायी हो जाता है। तो इस प्रकार के जो जब काम किए गए हैं, तो वो तो इन बरसातों को कैसे झेलेंगे। मगर नहीं, हमारी जड़ खोदी सरकार किसने? ने हमारी इन सरकार पुलों ने को खोद कौन रहा है? सुन लीजिए इसमें जेसीबी चला हाँ, कौन रहा है? अरे फिर वो वाला क्या कहते हैं कि हरीश रावत के समय एक बड़ा जोर शोर से एक नारा चलता था, ये दिव्य दर्शनी जी, तो बताना चाहूंगा कि उस समय एक ही नारा होता था कि लकड़ी ली सब बजरी चोर। केवल पहली बार किसी मुख्यमंत्री के कालखंड में इस प्रकार के नारे गूंजे, और वास्तविकता थी। खनन प्रेमी ये सरकार ये आपके शासन में चल रहा है। वास्तविकता में यही 3-4 काम हो रहे थे। उसके साथ एक और काम होता था, वो विषय नहीं है तो इसलिए नहीं बोलूंगा, अगर वो उस पे आएंगे तो बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कुल मिला के आपको दिव्य दर्शनी जी, सरकार प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है, और सरकार का प्रत्येक अधिकारी उच्च लेवल से लेके निम्न लेवल तक का प्रत्येक अधिकारी काम कर रहा है, और समय के अनुसार काम कर रहा है, और समय पे जो काम दिए जा रहे हैं वो पूर्ण किए जा रहे हैं। हमारी सरकार में लेकिन खास सत्यवीर जी, करके आप इस ही कालखंड इसी में बात पे एक सवाल पूछूंगी, इसी बात पे आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप जब हर अधिकारी की बात करते हैं, हर अधिकारी मतलब टॉप टू बॉटम सब काम कर रहे हैं, तो फिर आपके अधिकारी पर आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक क्यों गुस्सा होते हुए नजर आते हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो? ये हम नहीं कहते, ये बार बार आप लोगों को नजर नहीं आता, ये विधायक कहते हैं, ये मंत्री खुद कहते हैं हमारी सुनते नहीं है, काम नहीं करते जब समय पर काम होता है। अब क्यों रिपोर्ट पिछले साल की तलब की जा रही है जब मॉनसून सीजन में इतना नुकसान हो गया? पहले ये रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती थी, पहले ये काम नहीं किया जा सकता जो बारिश में किया जा रहा है? मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहूंगा, एक सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते दिव्य दर्शनी जी, हमारी सरकार ने प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और उसमें सफल भी हुई है। और जो सरकार का जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके एक डिबेट में भी था कि जब एक बड़ी गंभीरता से बात हुई थी कि अब पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का लगभग बहुत सारा हिस्सा पड़ता है भौगोलिक दृष्टि से, लगातार एक विषय लगातार उत्तराखंड की दृष्टि से उठता रहता है, पलायन के बारे में आपने क्या किया। हमने पलायन आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आपके सामने आई ऐसी, और उसके साथ हमने काम किया। वही नहीं, केंद्र ने जब हमारी स्थिति को समझा, पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा, जब इकोनॉमिकल पैकेज दिया हमको, वो कांग्रेस के कालखंड में समाप्त हुआ, इन्होंने एक दौड़ दिल नहीं लगाई। मगर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के वो जिस प्रकार से वो संगठन में रहे, तो उत्तराखंड के प्रत्येक भूभाग को उन्होंने घूमा है और जाना है, उसको उनको समझा है। जो वाइब्रेंट विलेज जो कॉन्सेप्ट लाया है, वो इसीलिए लाया है कि उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां से पलायन ना हो, वहां के लोगों को किस प्रकार से ठीक है, वो समझ में आता है, वाइब्रेंट विलेज समझ में आता है। सत्यवीर जी, एक चीज जोड़ना चाहता हूं, लेकिन आपने तस्वीरें देखी, आप जो विजुअल चल रहे थे, जब फुल फ्रेम में विजुअल चल रहे थे, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे पुल ना होने की वजह से कैसे गाड़ गधेरे क्रॉस कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन? चंपावत जो कि विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहां की भी ऐसी तस्वीरें हैं, तो वहां के भी अधिकारी काम नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा मैं आपसे समय चाहूंगा कि मैं वाइब्रेंट विलेज का इसलिए जोड़ रहा हूं इसमें कि एक हमारा बड़ा जोर शोर से रहता है कि भाई हम पलायन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लगातार स्वरोजगार के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम जोड़ना चाहता हूँ। और दूसरा, जब हम पुलों की बात करते हैं तो वाइब्रेंट विलेज में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कनेक्टिविटी कैसे उन गांवों तक पहुंचाई जाए, किस प्रकार से बनी रहे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो वहां रहेंगे तो एक हमारे एक अगर मैं कहूं कोई एक सूचना के तंत्र के रूप में भी काम करते हैं, जिस प्रकार से हमने कारगिल वॉर में देखा है कि किस प्रकार से पहले इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है। और बात रही कि गार्ड जो बच्चे आप कह रहे थे कि स्कूल जा रहे हैं या अन्य कुछ उसके लिए जा रहे हैं, तो मैं भी पहाड़ का नागरिक हूं। अक्सर क्या होता है कि हम जब हमारे जो मेन रास्ते होते हैं उन रास्तों से ना जाके जो हमें शॉर्ट रास्ता होता है, अब शॉर्ट रास्ते जो मानव द्वारा बनाए गए अपने आप रास्ते, पहाड़ों में अनेक रास्ते कई जगह जाने के लिए, तो वो उन रास्तों को फॉलो करते हैं, आए दिन उससे जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम आज भी जा रहे हैं तो जा रहे हैं। वही स्थितियां है, कई बार इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है और ये मूलतः होता रहता है। और मैं एक चीज जो अब कहना चाहूंगा कि
एक आप भ्रष्टाचार की बात करिए भी क्या बोलते दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने, तो मैं बताना चाहूंगा कि जितना कुठाराघात हमने भ्रष्टाचार पे किया, ताजा ताजा जो उदाहरण आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने आप जाके जिस प्रकार से ऑफिस में गए कि जहां पर रजिस्ट्रियां होती है, किस प्रकार की धांधली मिली, उसके बाद आप देख लीजिए रजिस्ट्रार को ही बर्खास्त कर दिया। उसके उससे पहले कि मैंने आपको तमाम डिबेटों में बताया कि जिस प्रकार से अन्य अधिकारियों तक जिस प्रकार से जो जहां सम्मिलित था वो आज जेल के पीछे है। हमारी सरकार तो लगातार लेकिन कार्रवाई पुल कर में रही है। जो भी धांधली करता है वो कभी जेल के पीछे नहीं होता सत्यवीर जी, वो कभी पीछे नहीं होता। अच्छा ये दिव्य दर्शनी जी आपने कि किस प्रकार से कह दिया कि कोई जेल के पीछे नहीं है। आप ये बताइए जब रायपुर वाला पुल गिरा था, जब रायपुर वाला पुल गिरा था, बहुत हो हल्ला हुआ था, जांच की बात की गई थी, वो जांच कहां तक पहुंची ये जानकारी किसी के पास नहीं है। उसमें कितने जेई, कितने एक्सीएन, कितने इंजीनियर, कितने अधिकारी कर्मचारी गए हैं जेल के पीछे, वो जानकारी नहीं है। तो जब आप जानकारी देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कई बार तो दिव्य दर्शनी जी ऐसा होता है कि हम डिबेटों में बैठे होते हैं, हम बड़े असंवेदनशील हो जाते हैं। जब कभी जैसे माल देवता में जब जिस प्रकार से बादल फटा था, उसके साथ तो भाई कितना ही बड़ा आपका निर्माण क्यों ना, हमने भी ताजा ताजा उदाहरण हिमाचल के अंदर देखा है। जितने बड़े बड़े मजबूत पुल थे, मगर जब आपदा आई तो वो उनका ये नहीं पता चला कि वो कहाँ चले गए। उनका एक एक मतलब कि जो लोहे के ब्रिज थे उनका भी लोहा तक नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपदा के समय पे और जब इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन आपके अधिकारी आपदा में अफसर ढूंढते हैं, आप अपना काम छुपाने के लिए आपदा पर इल्जाम लगाया जाता है। और एक चीज आशीष नौटियाल जी से भी कंप्लीट कर लेता हूं। आपने कांग्रेस के समय की भी बात करी ना, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। आशीष जी, आप लोगों ने भी आपने कहा कि जो कांग्रेस ने बनाया कम से कम आप गिराइए तो मत, लेकिन आप लोगों ने भी क्या 10 साल के लिए बनाया था सिर्फ वो पुल कि वो आते ही ढह गया? मैडम आज अगर बनाएंगे तो आप चाहो तो कल को गिरा दो। आप जब उसके अंदर खनन इतना मात्रा में कर दोगे तो लेकिन ये बात भी सामने आई, सिर्फ खनन वाले पुल नहीं गिर रहे हैं, और भी रीजंस हैं उसके पीछे। अगर आप घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हैं, और आप ज्यादातर देखिए कि आखिर घोटाला किस में होता है। जब कंस्ट्रक्शन का घोटाला हम कहते हैं तो बजरी का पैसा निकाल लिया, उसमें घटिया क्वालिटी यूज कर ली, सीमेंट घटिया क्वालिटी का यूज कर लिया, तो आखिर इसी तरीके से घोटाला होता है ना सर। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसी पुराने पुलों के अंदर इस तरह की खामियां पाई जा रही हैं, तो इसके लिए कौन मना कर रहा है कि आप उस पर कार्रवाई ना करें? हमने आपको एक बार भी मना किया कि आप कार्रवाई मत करना पुराने लोगों पे। हम आज भी आपको कह रहे हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ भाजपा का शासन है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और उसके बाद आज 6 साल सरकार चलाते हुए हो गया, अब जाके ये रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जा रहे हैं कि यहाँ घोटाला हुआ। हर विभाग इनका घोटाले में लिप्त है, क्योंकि इनके सारे मंत्री घोटालों में लिप्त हैं। आप देखिए, इनको सिर्फ 2024 से मतलब है, 2024 के चुनाव से मतलब है, जनता की परेशानियों से कोई मतलब लेकिन नहीं। आपको नहीं लगता ये संवेदनशीलता सभी सरकारों की होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, शासन किसी का भी रहा हो, लेकिन पुलों का निर्माण अगर कोई चीज जनसेवा में बनाई गई हो जिसका उपयोग लोग करते हैं, वो आप लोगों का फर्ज बनता है कि वो ऐसा बनाया जाए कि सालों साल टिके और जनता को कोई परेशानी ना हो। वो दोनों के लिए है, आपके लिए भी और बीजेपी के लिए भी। निश्चित ही मैडम, ऐसा बनना भी चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है मैडम, अगर आज की डेट पे ठीक है, हम मान के चलते हैं कांग्रेस शासन काल का कोई पुल था और वो पुल इसलिए टूट गया कि हमने 50% कमीशन खाया था, तो आपको पता तो लगेगा ना इस बात का कि 50% कमीशन खाया था। किसने खाया था, आप उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं ना। आपको किसने रोका है? जिस भी देखिए मैडम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हैं। अगर ये उन्हें पकड़ेंगे तो अपनों को पकड़ना पड़ेगा या किसी को करना, तो ये इसलिए पकड़ना ही नहीं चाहते और कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। सिर्फ कुछ समय के लिए मैडम ये बात हमारी डिबेटों में रहेंगी, उसके बाद ये बात भी खत्म हो जाएंगी। पुल टूटते हैं, नए बनते हैं। जब पुल टूटेंगे नहीं तो नए कैसे बनाएंगे, नए पैसे कैसे खाएंगे? तो ये तो सब इनका काम है सरकार का। और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल मैडम, आप देखें, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। इनके शासन के अंदर जितना भ्रष्टाचार होता है उतना कहाँ होगा। अच्छा, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती, उसके बाद फिर खुश होकर खड़े हो जाते हैं, देखो 86 पुल जर्जर हाथ में हमने पता कर लिया। अरे इसको मतलब ये भी स्वाभिमान हो गया कि आज आपके शासन काल में भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, तो ये स्वाभिमान हो, देखो हमने पकड़ लिया। अरे तो आप जीरो टॉलरेंस सरकार क्या चला रहे हैं? आप भी किस बात की जीरो टॉलरेंस सरकार है? पूरे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है।
इन्हें सिर्फ 2024 के चुनाव नजर आ रहे हैं, उसके बाद इन्हें विधानसभा के चुनाव नजर आएंगे, पर जनता की समस्याएं इन्हें कभी नजर नहीं आएंगी। आज है। वोट लेने के लिए मैडम बात करते हैं तो इन्हें घर घर का वोट पता होता है किस आदमी को पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं जो ये जानकारी लेते हैं कि कौन से परिवार का आदमी किसको वोट डालने वाला है। पर इनके आदमी कभी ये काम नहीं करते कि कौन सी गली में नाली के कारण समस्या है, रोड के कारण है, बिजली के खंभे में लाइट नहीं है, ये काम नहीं करते। उमा सिर्फ सिसोदिया जी। राजनीति करते हैं हर जगह, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आपने ये तारीफ जरूर की थी कि कम से कम इन्होंने एक स्टेप तो फॉलो किया, उसके बाद का स्टेप फॉलो करना वाकई सोचनीय विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो जाती है सरकारों से? क्योंकि हर बार जब टेंडर दिए जाते हैं तो किसी न किसी सरकार में घोटाले तो सामने आ ही जाते हैं। क्या वजह है कि जीरो टॉलरेंस की नीति कहने के बावजूद भी, तमाम दावे करने के बावजूद भी अधिकारी जो है घोटाले कर जाते हैं या बीच में इस तरीके की खानापूर्ति हो जाती है? या किसी भी सबसे पहले तो मैं आशीष भाई को साधुवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी में है और कांग्रेस बिल्कुल साफ साफ है। तो आशीष जी, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी का स्टिंग पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है उसको आप कम से कम थोड़ा तो मतलब मान लीजिए कि आप लोग भी हैं, अगर वो है तो आप लोग भी कम नहीं है। और कम से कम उस स्टिंग के माध्यम से तो हम सब लोगों ने देखा है। तो जिस तरीके से देखिए, आपका ये कहना कि कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल राम राज्य था, उसको मैं डिनाई करती हूँ। बिल्कुल राम राज्य वहाँ भी नहीं था। महाराष्ट्र में सरकार नहीं टूटी, महाराष्ट्र में सरकार फ्री फंड में नहीं टूटी। भ्रष्टाचार रहा होगा, इस समय बिल्कुल 100% चरम पर भ्रष्टाचार है, उतना मान लेते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने ऑडिट कराया और आप लोगों ने पता लगाया कि इतने पुल जो हैं वो हमारे क्षतिग्रस्त हैं और हमें उनकी रिपेयर की जरूरत है। प्रॉब्लम आती है कि जब हम कहते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, देखिए सिर्फ अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो सकता। अगर अधिकारी के ऊपर जो नेतागण बैठे हुए हैं, जिस विभाग के वो अधिकारी हैं, उस विभाग के जो मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो भ्रष्टाचार करे। उनको ये मालूम होगा कि इस जो फाइलें जा रही हैं, इस पे जो साइन होंगे वो सर के साइन होंगे और वो एक एक चीज को पूछेंगे, एक एक चीज के बारे में पता करेंगे, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ लगा। और मंत्री जी औचक निरीक्षण के लिए आएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे। और अगर मतलब 100% अगर ईमानदारी के साथ काम होता है लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में होता नहीं है, ऐसा सरकारों में होता नहीं है। अधिकारियों को पता होता है कि कहाँ से पैसा खाया जाएगा। वो खुद अपने मंत्रियों को और अपने तमाम जो नेतागण हैं उनको ये बताते हैं कि इतना पैसा सैंक्शन हुआ है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आपको इतना कट मिलेगा, हमें इतना कट मिलेगा। ठेकेदार बोलता है कि उसको इतना मिलेगा। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बड़ा दुख होता है एंकर महोदया कि वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे कोहिनूर को लूटा, हमारे देश के लाखों नौजवान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए युद्ध में शहीद हुए, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, हमें सबको मालूम है। एक बहुत बुरा दौर हिंदुस्तान ने देखा है अंग्रेजों के राज्य में, लेकिन उनके पुल नहीं गिरते। आज तक भी 150 साल से उनकी इमारतें खड़ी हुई है, नहीं गिरती, उनके पुल नहीं गिरते। सुभाष जी, क्या कारण था? क्या कारण था कि अंग्रेजों के बनाए हुए पुल जो हिंदुस्तान को लूट कर अपने देश में ले गए, उनके पुल नहीं गिरते और हमारे पुल गिर जाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है आजाद हिंदुस्तान के इन लोगों के लिए जो हमारे देश के सरमाया बने हुए हैं, जिनकी पार्टी की सरकारें हैं, जो इस समय देश के अगुवा हैं, राज्य के अगुवा हैं। बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि उनके पुल नहीं गिरते और हमारे गिर जाते। बिल्कुल सुभाष जी, मैं इसी बात पे आने वाली थी जो उमा जी ने कह दी। और बिल्कुल मैं खनन की बात नहीं कि खनन हो गया और पुल गिर गया, भ्रष्टाचार जो जड़ों में घुसा हुआ है उसकी वजह से पुल गिर गया। ठीक है सुभाष जी, जो उमा जी ने कहा उसी पर मैं आने चाह रही थी कि हम कहते हैं कि हम पहले हम लोग स्लेव्स थे, स्लेवरी की जंजीरें तोड़कर जो है आपने राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने काम किया है, जो क्वालिटी दी है, जो पुल्स, जो बिल्डिंग्स, जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पर इंडिया में दिया है, उसकी क्वालिटी को क्या हम नहीं ले सकते? हम क्यों, अंग्रेज़ गए थे कंस्ट्रक्शन करके कि उन्हें 100 साल और वो जीवन भर यही रहने के लिए कंस्ट्रक्शन करके गए थे, उनको नहीं पता था कि वो यहाँ से जाएंगे कभी। लेकिन हम तो यहीं रहते हैं, हम फिर भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। नहीं, देखिए उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि जब हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, जब हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारी जवाबदेही का भाव खत्म हो जाएगा, तो हम हर लेवल पे हम गिरेंगे। और ये गिरावट सीधा सीधा ये खनन का मसला नहीं है। खनन भी अगर है तो खनन भ्रष्टाचार है। खनन में पूरा पूरा भ्रष्टाचार होता है। कैसे खेल चलता है ये चौहान जी भी जानते हैं।
इनके छोटे से बड़े कार्यकर्ता तक शामिल हैं, इनके पार्टी के क्या कांग्रेस के पार्टी तक शामिल हैं। हम कहते हैं अगर कोई पुल गिरा, जैसे इन्होंने 66, 86, 100, 500, 2000 जितने पुल सपोज दैट, तो आखिर आपने जो ऑडिट कराया, जो पुल जर्जर थे वो कितने साल के लिए बने थे? जिस समय बनाए गए होंगे उस दिन निश्चित हुआ होगा कि ये पुल कितने साल के लिए बन रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये जर्जर हुआ तो फिर क्यों जर्जर हुआ? अभी जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देखिए क्या है, पुल के ऊपर का जो बाउंड्री लाइन है वो तो खनन से, उसका तो खनन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बैरियर जो बना हुआ है, वो बैरियर जिन सीन अवस्था में वो लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। अब सवाल है कि वहां कौन सा खनन हो गया। दूसरी बात, जो नीचे खनन अगर होगा तो जो पिलर है वो पिलर धसेगा ना। अभी जो पुल आप दिखा रही हैं उसका पिलर नहीं धसा है, वो दोनों ने छोड़ दिया। देखिए वहां अभी छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, पिलर वहां एटिटीज खड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों का ज्वाइंट में जो मटेरियल लगना चाहिए था वो नहीं लगा। जितना वेट उसको बर्दाश्त करने की क्षमता बनाई जानी चाहिए थी, जो कागज में दिखाया गया कि इतना इसका क्षमता होगा, इतना टन, वो नहीं हुआ, नतीजतन वो जो है गिर गया। ये कारण है। और इस पर कभी भी आज तक एक भी सरकार, एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकती हैं कि किसी इंजीनियर को बर्खास्त किया गया हो, किसी ठेकेदार को जेल में भेजा गया हो, बिल्कुल, कोई कंपनी के ऊपर छापा पड़ा हो कि तुमने एक ऐसा पुल खराब बनाया, इसके लिए जो तुमसे लिया जाएगा पेनाल्टी दी जाएगी। आप सबसे पहले एक अध्यादेश लाइए ना। अध्यादेश लाने के तो आप लोग माहिर लोग हैं। अध्यादेश लाइए कि अगर पुल में इसमें होगा तो ये सीधा भीतर जाएंगे, उनके सामान की कुर्की जब्ती होगी, उनके घर से हम जो है इसकी भरपाई करेंगे। वो भरपाई तो आप लोगों की जेब से कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नुकसान किसका है? अभी आपने ऑडिट किया, इसमें जो है मान लीजिए ऑडिट में आएगा कि ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, लेकिन सवाल ये है कि ये कितने साल के लिए बना था, किस कंपनी ने बनाई थी, किनके सरकार में बना था। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, मैं मानता हूं, उसमें भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, दोनों पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो आपने फिर क्या उनके भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके भीतर किया? आपने लोगों के सामने लाया कि इस नेता के टाइम में ये भ्रष्टाचार हुआ था, इस वजह से ये क्वालिटी घटिया बनी और इस वजह से ये पुल जो है टूटा। बिल्कुल, वो तो आप बताते नहीं, ये आपका घाल में है। आप उस पे आप आरोप लगाओ, वो आप पे आरोप लगाएं, टाइम पास हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, पब्लिक मर रही है। यहाँ आपदा, आधा आपदा जो है, यहाँ सड़कें मई के समय में सड़कें बनानी शुरू होती है, हर बार आप उठा करके देख लीजिए। इसलिए बनता है कि उसके बाद ये कह दिया जाए कि बारिश में जो है ये बह गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच नहीं होगी। ये पूरा खेल चल रहा है सालों से। सत्यवीर जी, यहाँ पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं सुभाष जी ने, और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, जब सरकारी एजेंसीज कंस्ट्रक्शन करती हैं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? क्योंकि ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अधिकारी समय समय पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक हो रही है, अगर नहीं है तो फिर उसका टेंडर कैंसिल करके दोबारा करके कंपनी दोबारा चेंज की जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है। जब कोई पुल गिर जाता है उसके बाद उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है, और खास बात यह है कि बारिश के टाइम पे किया जाता है। आप बारिश के टाइम पे रेक्टिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? हाँ दिव्या दर्शनी जी, मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो उत्तराखंड में हम ये सुनने के लिए तरसते थे कि गांव में रोडें नहीं पहुँचेगी, मगर आज सुकून के साथ है कि आदरणीय प्रधान जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उनका विज़न था कि 2002 में उन्होंने 2000 में जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई कि किस प्रकार से गाँव को जोड़ा जाए, आज हम बातें कर रहे हैं कि पुलों की, मतलब कहाँ से हम कहाँ कितनी हमने प्रगति कर ली कि जहाँ हम सड़कों के लिए बात करते थे, आज हम पुलों के लिए बात कर रहे हैं कि वो पुल जो सड़कों को जोड़ रहे हैं, कि जहाँ पे उनकी आवश्यकता है, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मैडम सुकून होता है कि उस समय भी कहा जा रहा था कि ये जो योजना है कि सफल नहीं होगी, और क्योंकि आज पुल गिर रहे हैं। सर, सड़कें तो हम बहुत टाइम से बोलते हैं। सत्यवीर जी, आपको मैं एक एंगल, आप एक एंगल मत देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय ये कहते थे कि हमें सड़कें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको मैं बताऊं, अभी भी डंडी कंडी से डिलीवरी के लिए औरतों को ले जाया जाता है पहाड़ में। आप ये सच्चाई भी देखिए। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और इनके जवाबों का भी जवाब दूं, क्योंकि भ्रष्टाचार पे बड़ा अभी प्रवचन दे रहे थे दोनों, और दोनों पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, ये बिहार में भी बैठे और बेंगलोर में भी बैठे, और यह देखिए जी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कि भ्रष्टाचार में, कि भाई तेरा भ्रष्टाचार बड़ा, मेरा भ्रष्टाचार बड़ा, और छोटा बड़ा की बात चल रही है। और बात ये सड़कों की भी बात चल रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर तो कोई पहाड़ नहीं है, कहीं कोई पहाड़ नहीं है, वहां तो गाड़ी अंदर के अंदर सीधा का सीधा 4 व्हीलर जा रही है, सड़कों के अंदर धस रही है। तो आप देखिए वहां के कंस्ट्रक्शन में, यहाँ के कंस्ट्रक्शन में कितना भारी अंतर आ रहा है। और यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ दिव्या दर्शनी जी,
हम आने वाले समय में जिस प्रकार से रोडों के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है, जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमारी जो सड़कों की बनाने का जो औसत दर थी वो 9.8% थी, किलोमीटर पर डे ये थी। कह दो मगर कि आज की सत्यवीर भाई, डेट में सड़कें थी नहीं 38 उस टाइम पे। किलोमीटर पर डे है। आप सत्यवीर देखिए भाई, कितना सड़कें अंतर थी आया है नहीं। और किस प्रकार ऐसे ही और चलते थे रोडों लोग, का लड़के जो सतवीर जी, जान आप जान दिल्ली की चलते बात थे, कर रही हैं, ये चल नहीं सारे पाते थे। नेशनल हाईवेज मिनट। हैं, नेशनल हाईवेज नहीं, सब उस समय एक सड़कें कहाँ होती कंपनी थी उस समय? एनएचएआई हाँ। बनाती है, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से नहीं, एनएचएआई की नेशनल हाईवेज होती हैं जो धसे हैं। मैं आपको बताता वो हूं। उत्तराखंड में भी एनएचएआई बनाती है, वो सत्यवीर दिल्ली भाई में भी बोल रहे हैं, एनएचएआई सड़कें बना नहीं रहा थी। है। सुन लीजिए, मैं ये आपको बिना सड़कों के रहे हैं स्टेट सत्यवीर भाई। रोड्स होती है, ग्रामीण रोड्स होती है, आपकी नेशनल हाईवेज होते हैं, अन्य रोडे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज मेरा की गांव, रोडे मेरी होती सड़क है, योजना थी बहुत उस सारी टाइम रोडे पे। अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी रोडे एनएचआई बनाती है। पीएमजेएसवाई की रोडे हैं, ग्राम में जो पीएमजेएसवाई की रोडे हैं वो तो कोई स्टेट की जो एजेंसी होती है वही काम करती है। वो काम पैसा सेंटर का होता है, एजेंसी तो स्टेट की होती है, वो काम करती है। दूसरा, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे बड़ा प्रवचन दे रहे थे, और आपने ये यहाँ पर एक विषय और आया कि कौन जेल में गया, और मैं अपने अदालत की कार्रवाई पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से समय समय पे उदाहरण प्रस्तुत किए, विश्व ने उसको सराहा है। अब जब मैं बात करना चाहूंगा कि अभी इन्हीं की पार्टी में गठबंधन, बिहार में कांग्रेस का गठबंधन है, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 21 साल बाद सजा होती है। ये तो कोर्ट अपने आप कार्रवाई कर रहा है। अगर 21 साल के बाद सजा हो रही है और फिर भी गठबंधन में, और फिर भ्रष्टाचार का उदाहरण देते, और यही नहीं, उससे पहले का मैं आपको बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी जब इटली से आते हैं और संसद के अंदर पूर्ण बहुमत सभी का जब समावेश होता है, पूरी संसद का समावेश होता है, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति कठोर कानून बनना चाहिए। वो जब कानून बनता है, सत्यवीर भाई, अजीत पवार कौन है जानते हैं आप? राहुल गांधी फाड़ते हैं, मीडिया के सत्यवीर सामने भाई, फेंक अजीत देते हैं। पवार तो ये देखिए महाराष्ट्र के जो भ्रष्टाचार आपने पे कितने मुख्यमंत्री बनाए गंभीर उनको लोग जानते हैं। हैं। और हरीश रावत के जो ऑडियो वो वीडियो, और भ्रष्टाचारी दूसरा मैं नहीं कहना है। चाहता हूँ, प्रधानमंत्री लेकिन सारे यही लोग तो- आरोप लगाते हैं, यही उसके तो बाद आप उन्होंने सरकारों बात की देना कमी है। वो आप अदालत सभी के बगैर काम सरकारों करेगी। की यही मुझे कमी है काम कि आप करने लोग की एक नहीं दूसरे करना पर चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आप लोग दोनों आशीष जी आशीष जी और सत्यवीर जी, धैर्य कांग्रेस बीजेपी का हमेशा ये काम रहा है कि आप लोग एक मैडम दूसरे के बताएं, कार्यकाल अजीत पर पवार उंगलियां उठाते महाराष्ट्र हैं, के अंदर लेकिन अजीत आप पवार लोग ये बताएं भूल कौन जाते हैं है? कि जो जनता आपको वोट करती है उसको आप भूल जाते हैं बीच में। आप लोग एक दूसरे के कार्यकाल को याद करते हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि आप लोग जो काम करवा रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे हैं, उससे जनता को फर्क पड़ता है। आप लोग वोट के लिए बेशक उनके पास जाएं, हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ, वो लोग मैं आपकी आपको तरफ जी- देखते हैं काम के लिए, वो आप वोट जांच के लिए नहीं करवाएं। देखते हैं। दिव्या दर्शनी जी, आप प्रत्येक जांच एक मैं करवाएं, आपको एक उसके उदाहरण ऊपर बताना कार्रवाई चाहूंगा। करें, हम खुद कह रहे हैं। प्रत्येक गांव हमने कब मना जितने किया, हमारे कार्रवाई 18,000 करें। गांव ऐसे पूरे भारत के अंदर थे जिनके अंदर मिट्टी के तेल के दिए जलते थे। आज की डेट में तो हम आप पहाड़- क्या आज कहना की डेट में चाह रहे कहीं हैं से- सत्यवीर जी? आज हम आज वही की टाइम डेट देखते में वाई रहे इलेक्ट्रीफाई हो गए, क्या सारी क्या हम हम सड़कें वही लाइट टाइम पहुंच देखते गई रहे है, हैं? सब क्या जगह लाइट सरकार पहुंच गई है। विकास और नहीं करेगी? सरकार क्यों नहीं, आती? विकास करने के लिए आती है ना। तो आप ये मत बोलिए कि हमने ये किया। आपका अचीवमेंट है, लेकिन आपका कर्तव्य है, वो आपका सरकार होने के नाते आपका कर्तव्य है। अगर आप लैंप से हमें लाइट तक ले आए तो वो कर्तव्य है। वो कांग्रेस ने भी अपने समय पे किया था, वो आप लोगों ने भी किया था, लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। हर बार हर कोई आपको मैं ऑल दैट बताऊं, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नहीं, आपको मैं बताऊं क्या एलईडी आज के हमारे समय पे एलईडी बनता था क्या? एलईडी बहुत पहले बनना शुरू हो गया था, मगर हमें वो कांच के बल्ब में जिसका कि इतना ज्यादा बिल आता था। मैं आपको बता दूं, आज की 200 डेट में रुपए बिल किसी आता था, व्यक्ति हमारा का 2,500 हो गया। किसी व्यक्ति का जो सत्यवीर बिल भाई, आता था पूरे LED साल का, आने के बाद जो बिल आज 2,500 हो आज गया। पूरे साल का जो बिल होता था वो आज इतना कम हो गया है कि वो अन्य खर्चों क्या को उसको बात कर रहे हो खर्च सत्यवीर कर भाई? सकता है। पहले और बिल 200 दूसरा, 250 मैं महीना आप आता तो था। मुझको आप सुन लीजिए, आज 2,500 आशीष जी, या तो आप मुझको सुन लीजिए, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला हूँ, आप मेरे को तो सुन आप लीजिए। जल्द बात ठीक है, क्यों आप बोल अपनी रहे बात हैं? पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। अब दूसरा, जिस प्रकार से मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लूं कि आप जो बोले कि सरकारों का काम होता है, मगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम मूलतः पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। हमारा सपना होता था जब भी हम कोई शहर से आता था, वो बोलते थे भाई ट्रेन में सफर करके आए, ट्रेन कैसी होती है। मगर आज की डेट में कर्णप्रयाग में मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो पूरी की पूरी हो जाएगी। और सबसे भारत की सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है, जो कि मतलब अंडर कनेक्टिंग है पूरा का पूरा सुरंगों के माध्यम से, और आज वो सपना पूर्ण हो रहा हमारा। सर, रेल तो ब्रिटिशर्स भी लेकर पहुंच गए थे, ब्रिटिशर्स भी लेकर पहुंच गए थे, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसको। सुन तो लीजिए, उत्तराखंड अगर में अंग्रेजों के रेलवे कालखंड दिखाई। में जाओगे तो अंग्रेजों के रेल किसे कालखंड में आप बोलते क्या हैं, उसके ये सहारोगे बताइए, वो रेल कितना किसे हमारे ऊपर बोलते हैं? जुर्म हुआ, नहीं, कितना हमारा उसको- हमारा हम उसकी सोना बात सोना नहीं कर लूट रहे लूट हैं, के हम ले गए, उसकी हमारी बात कुछ नहीं कर संपदा रहे थी हैं। वो लूट के ले एक गए। ऐसे- आप कैसी बात कर, लगातार उनकी तारीफें करी जिन्होंने हमारे देश को गुलाम तारीफ का आप एक बात बताइए, आपकी अच्छा, उस बिल्डिंग्स, construction आपके को- उस आपके construction आपके को- इतने उस सारे construction कोर्ट्स को- हैं, आपके इतने स्कूल्स हैं जो
ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाए हुए हैं, हम वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिश की तारीफ मैं नहीं जिस कर स्कूल रहे से हैं। सुन लीजिए, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं वो ब्रिटिश स्कूल नहीं है, 1930 का बना हुआ स्कूल है, वो वैसे का वैसा खड़ा हुआ है, वो तो ब्रिटिशर्स ने किसने नहीं बनाया। बनाया? आप भाजपा ने? लगातार ब्रिटिशर्स की किसने तारीफ कर बनाया रहे था हो। वो? किसने बनाया? कब का इसको अरे, किसने बनाया अरे, हो? आप किसने सर बनाया? आप कांग्रेस लोग तो ये थी, सोचिए, कांग्रेस आप तो लोग उस ये समय भी थी सोचिए सत्ता कि में। आप लोग एक कांग्रेस तो उस एंगल समय भी पकड़ सत्ता के में थी रखते का, हैं, उस समय हम ये 1930 कह रहे हैं में। उनकी उसने बनाया तो अच्छाई बता देखिए दीजिए। ना, उनके गुड पॉइंट्स देखिए। अगर वो लोग यहाँ पर रह के खुद के लिए इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमें कंट्रोल किया इतने सालों तक, उन्होंने अपने रहने के लिए तो इतना शानदार व्यवस्था की यहाँ पर, जो अब तक चलते आए हैं। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी आगे की पीढ़ियां रहेंगी, हम लोग 1 साल 2 साल तक के लिए भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये क्या मेंटालिटी है सर? तब अब आप कहेंगे कि ब्रिटिशर्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे वालों की तारीफ कर सकते हैं आप। 40% की सरकार है ये। ब्रिटिशर्स की तारीफ करने वाले मैंने तो पहली बार देखा है, जिन्होंने हमारे देश को इतना लूटा, इतना अत्याचार किया, उन माओं के साथ इतना अत्याचार किया, जो तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को वो सारी बिल्डिंग्स डिमोलिश करवा देनी चाहिए थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। कितना स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, कितना स्ट्रक्चर बनाया, इतना बड़ा भारत है। क्या हमारे राजा महाराजा जो उस समय होते थे, क्या उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन ही, क्या आप कह रहे हो उनका कोई नगण्य नहीं रहा? उससे पहले कोई रहता ही नहीं था घरों के अंदर, कोई बिल्डिंग ही नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अंग्रेज आए, उसके बाद पुल बने, उसके बाद रोड बनी, उसके बाद आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं, सत्यवीर प्रॉब्लम जी, आप लोगों ये के है साथ कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो, जिन्होंने हमारे देश को हुकूमत करी, जिन्होंने हमारे साथ इतने अन्याय किए, जिन्होंने एक कितना एंगल से अत्याचार अगर किया, सोचा उनकी जाए बात एक कर रहे ही हो। तरफ को सोचते रहिए, वो तो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पास्ट में देखना पड़ता है, उसकी गलतियों से सीखना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। आप पास्ट को छुपा के, पास्ट को नकार के आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपको गलतियां तो देखनी पड़ेंगी। आप जिस औरंगजेब की बात आप लोग करते हैं कि वो क्रूर था, आप लोगों ने पास्ट देखा तभी आप लोगों को पता चला ना। आप पास्ट ही नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा? अब ब्रिटिशर्स ने हमारे वहां एग्जिस्ट करते थे, वो सच्चाई है। आप डिनाई कर देंगे कितने सालों तक इंडिया में उन्होंने राज किया और कंस्ट्रक्शन किया, इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन करने वाले क्या वहां इंग्लैंड से आए थे? सारे कंस्ट्रक्शन करने वाले यहाँ के थे। आप कह रहे कि यहाँ की कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं थी? यहाँ की मतलब कि भारत के अंदर जो पहले अंग्रेजों से पहले के जो बिल्डिंगें हैं वो आज की डेट में वैसी की वैसी खड़ी है। वो मंदिर आज की डेट में वैसी खड़े। केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आ जाती है, उसके बाद भी वैसी ही खड़ा है। आपका हिमाचल में अभी आपदा आ जाती है, जो सोशल मीडिया से मीडिया तक तमाम विषयों पर चर्चा बना, उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। वो क्या अंग्रेज ने बनाए थे? अंग्रेजों ने, जिन्होंने हमारे मंदिर को खंडित किया, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, और वो मंदिर आज भी जिस प्रकार से पूरी बुलंदी के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हो कि अंग्रेजों की लगातार तारीफ कर रहे हैं, जिनके लिए 121 शहादतें, फांसी की जो सबसे ज्यादा फांसी जो लगी है वो सिखों को लगी है। इतने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, कितने लोगों ने वीरगति पाई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी सेनाएं लड़ी है। आप कह रहे हो कि उनकी तारीफें कर रहे हो, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। चौहान जी, एक मिनट देखिए, मुद्दों को भटकाने की ट्रेनिंग आप लोगों को मिली हुई है, इसमें आप लोगों की महारत है। नहीं, वो अंग्रेज वाला विषय आया था, इसलिए कह रहा हूं। उस्ताद हैं, अंग्रेजों की नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रही है मैडम। टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी? टेक्नोलॉजी तो 28 दिसंबर 1885 को सबसे पहले कांग्रेस के अंदर आई थी। एक मिनट, आपके उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि केदारनाथ मंदिर का आपने उदाहरण दिया, लेकिन केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया ये भी तो लोगों को बताइए। मैं इसके जवाब एक देना बात। चाहूंगा। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अभी हमारी बहन बोल रही थी, तो आपने कहा कि वो अंग्रेजों की बड़ाई कर रहे हैं। आप जिस टेक्नोलॉजी को अभी जो रफाल खरीदने गए थे, उसकी रफाल बढ़िया थी इसलिए आप खरीदने गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिर जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका काम बढ़िया होगा, वो उदाहरण दिए जाएंगे। यहाँ बात सवाल अंग्रेज और देशभक्ति नहीं की बात नहीं हो रही है। अब रह गई दूसरी बात कि मूल जो बात ये था कि अंग्रेजों के समय में भ्रष्टाचार नहीं था, 1 पैसा भी। ये जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, 40% की सरकार है, ये भी जानते हैं। ठीक है ना? तो ये बात ये नहीं बोलते। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मसला है पुलों के ध्वस्तीकरण का, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मसला है सड़कों के धंसने का, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मसला है मानक के पालन नहीं होने का। और ये मानक का पालन कौन करेगा? मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे नहीं, जो चीफ इंजीनियर हैं वो उस पर ध्यान देंगे नहीं, जो वहां के विधायक हैं वो उस पर ध्यान देंगे नहीं। और इस ध्यान नहीं देने के बीच का जो कमीशन है, ये कमीशन सारे के सारे लोग खाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यहाँ के रितु खंडवाल जी कहती हैं कि हमारा सचिव बात नहीं सुन रहे हैं। सवाल ये उठता है, जिस समय पुल बन रही थी उस समय आप वहां की विधायक हैं कोटद्वार की, आप क्या कर रही थी? आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे?
क्या आपने किसी कार्यकर्ता को नियुक्त किया कि वहां जो पुल बन रहा है इसका मानक, चूंकि ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान रितु खंडूड़ी का नहीं हुआ, ये नुकसान उत्तराखंड का हुआ, उत्तराखंड के लोगों के पैसे का नुकसान हुआ। आप बोल करके और वीडियो वायरल कर लेने से, ये तमाशा करने से कुछ नहीं होता है, लोग समझ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने उस पर किया क्या? मैं चाहता हूँ वो पुल हमारे कालखंड में नहीं बना दिया। वो हम लोग क्लेरिफाई कर चुके हैं सर, वो 10 साल पुराना बना हुआ है, बात मेंटेनेंस की है। गुजरात में जो पुल टूटा, गुजरात में जो पुल टूटा वो भाजपा का था। बिहार में जो पुल टूटा वो भाजपा के समय में उसकी रिकमेंडेशन हुई थी और वो ठेकेदार गुजरात का था। ये आपके समय में पिछले साल जो 2-3 पुल टूटे हैं वो टूटे हैं। अभी जो पुल टूटने में आपको महारत है, आप इस चीज को मानिए, आप स्वीकारिए कि हाँ ये गलती आपसे हो रही है। उमा सिसोदिया मैं जी, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आदरणीय जो पत्रकार महोदय ने कहा कि पुल हमारे समय पे बना हुआ वाला, मैंने वो हमारे क्लेरिफाई कर चुके हमारे समय पे नहीं बना। नहीं, मैं क्लियर कर, और जो आपने मौरवी की बात करी, सुन लीजिए, जो मौरवी का जो पुल, अभी अंग्रेजों की बड़ी तारीफ हो रही थी, वो मौरवी का पुल, सुन लीजिए, वो मौरवी का, एक मिनट रुक लीजिए, वो मैं बता रहा हूँ, वो जो मौरवी का पुल था वो भी अंग्रेजों के कालखंड का बना हुआ पुल था। अब आप एक तरफ कांग्रेस, अरे नहीं, मौरवी का जो पुल, अरे मौरवी का जो पुल बना हुआ था वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, आप गूगल जाके चेक कर लेना दोबारा से। जिक्र किया गया, जब ब्रिटिशर्स का जिक्र किया गया यहाँ पर, तो बात टेक्नोलॉजी और वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स की थी, मेंटालिटी की थी कि आप जब कोई व्यक्ति अपने लिए कंस्ट्रक्शन करता है कम से कम उसे तो ठीक से करे, और जब हम टैक्सेस देते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पैसा है टैक्स का वो हमारे लिए इस्तेमाल में आए। लेकिन अगर बार बार आप सड़क कम समय के लिए बनाइएगा, पुल कम समय के लिए बनाइएगा और बार बार उसी में सेम मेंटेनेंस में खर्चा हो जाएगा पैसे का, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, आगे बढ़ने की किसी ने सोची ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है जब हमारे नेतागण आगे बढ़ने की सोचते हैं। यहाँ तो ये सोचते हैं कि सड़क पे लिपोपोती करें, 4-6 महीने में सड़क फिर टूट जाएगी। तो फिर पॉलिसी मेकर्स का क्या काम है मैडम? पैसे सैंक्शन होंगे, दोबारा से फिर भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। तो फिर पॉलिसी मेकर्स का क्या रोल है? फिर पॉलिसी मेकर्स का क्या रोल है? मैं पॉलिसी मेकर्स का एक रोल बता रही है। पॉलिसी मेकर्स ही तो हैं जो भ्रष्टाचार की जड़ है। यही तो टॉप लीडरशिप है जो भ्रष्टाचार की जड़ है। एक आम मजदूर बेचारा क्या भ्रष्टाचार कर रहा है, सब्जी बेचने वाला क्या भ्रष्टाचार कर रहा है, एक जो जूते सिलने वाला व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार कर रहा है। एक आम आदमी तो बेचारा अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने में ही जद्दोजहद में लगा रहता है। भ्रष्टाचार तो होता ही टॉप लेवल से है कि कौन सी सड़क कहाँ से निकलेगी, उसके आसपास की जमीनों को पहले ही खरीद लिया जाए। सूर्याधार झील में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उसके आसपास की सारी जमीनों को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खरीद लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये सड़क बनने वाली है और ये यहाँ पर ये झील बनने वाली है, पर्यटक स्थल जो है विकसित। अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वालों का ना पुराना शगल है। आप कुछ भी कहिए, उसको घुमाना इनको उल्टा सीधा ही है। अब आप बाहर से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आप बाहर से भ्रष्टाचार पे कहाँ अन्ना जाल से चले थे, कहाँ लालू प्रसाद यादव पहुंच गए। चौहान भाई, आप कम से कम भ्रष्टाचार पे तो मैं इसलिए नहीं बोला, मनीष सिसोदिया से लेके और स्वतंत्र जैन तक जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार पे उनको जमानत तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल, तो भ्रष्टाचार पे ज्यादा ना बोले। अगस्ता वेस्टलैंड केस पे भी आपने बोला था सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए, क्या आज भी उस स्टैंड पे खड़े हो? शीला दीक्षित को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था, उसी पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए भ्रष्टाचार पे। मैं तमाम नहीं बोला, बार बार नहीं बोला, मगर मुझे बोलने में विवश कर दिया इन्होंने भ्रष्टाचार में। इनका स्वास्थ्य मंत्री जो पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री इसी कारण गया, वो भी भ्रष्टाचार पे बात होती है, चाहे भ्रष्टाचार पे तमाम उदाहरण दे रहे हैं। कलमानी से लेके तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बताया, सभी के साथ गठबंधन, सभी के साथ उनकी गोद में जाके बैठ गए। एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए तो बता दो इनको, जो आज ये इतना प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। जेल में नहीं बैठे हुए क्या? मनीष सिसोदिया जेल में नहीं बोलो ना है। इनको, आप कौन से भाषण ना दे। नेता को जानते हैं जो जेल में बैठा हुआ यादव के साथ ये बता दीजिए। कौन सा बीजेपी नेता जेल में है सर? अभी ताजा पार्थ चटर्जी जिसकी मशीनें भी गर्म हो गई, नोट गिनते गिनते वेस्ट बंगाल में, उसके साथ इनको ममता बनर्जी के साथ इन्होंने जाके बैठे हैं, भ्रष्टाचार पे उदाहरण दे रहे हैं। तमाम लोग इनके भ्रष्टाचार में खुले पड़े, और इनके राशन कार्ड मंत्री किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे थे, और गोपाल राय जो परिवहन मंत्री थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बात कर रहे हैं दुख क्यों हो रहा है सत्यवीर जी? आप लोग तो जीरो टॉलरेंस की, अच्छी बात है ना कि भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आ रही है, आप लोग खुद ही जीरो टॉलरेंस की बात करते, तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं इस बात को कोई भी अगर इतना सा भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होता है उसको जेल के पीछे पहुंचाते हैं। आज 50 से आपके अधिक सामने अधिकारी बहुत जेल के पीछे हैं। एग्जाम्पल्स दे दिए जा चुके हैं, आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पहले डिबेट्स में भी दिए गए हैं। आप जिन अधिकारियों की बात करते हैं सत्यवीर जी, अगर आप सोचे कि जीरो टॉलरेंस है और जीरो करप्शन है, तो आई वुड लव टू, हम लोग भी चाहेंगे कि जीरो करप्शन हो। जिस दिन आप लोग
इनको बेसिक नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से डिबेट में बात की जाती है। सत्यवीर जी, बेसिक जिस नॉलेज दिन- आप रखिए कि जिस भ्रष्टाचार पे दिन- किस प्रकार से बात करते थे और सत्यवीर किस जी, प्रकार से लेकिन रामलीला जिस दिन- मैदान में जिस गए थे दिन और किस प्रकार से ऑन स्क्रीन चरणावत ये हो गए बात लालू है। प्रसाद यादव के, सत्यवीर जी, ये जिस दिन हमें ऑन बताइए। स्क्रीन बात है, जिस दिन सरकारें ये सीना ठोक के दम भर के ये कहेंगे कि 0% कमीशन है, 0% करप्शन है, कमीशन है आज की डेट में, और अगर किसान 0% नीति करप्शन है, आज की डेट में आप किसी- उसको प्रूव सुन कर लीजिए, सकते मैं हैं। प्रूव कर रहा हूँ, आप प्रूव कर उसे रहा हूँ प्रूव कर सकते हैं। आपको प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के, राजीव गांधी जी, जो कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है राज्य वो देश तक। के आज राज- की डेट में सुन लीजिए, अब वो देश अब के सुन लीजिए, अब प्रधानमंत्री आपने थे। बोला है तो उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। और आज की डेट में किसान नीति अगर दिल्ली से चल रही है तो किसान के अगर चाहे वो बोली हिम्मत तो पूरी, चाहे वो आप जैसे झूठे थोड़ी है कि बोले कि नहीं सब कुछ जो चोरी कर रहे हो कह रहे हो जीरो टॉलरेंस सरकार। जो डिजिटल आप इंडिया जैसे की और झूठे डिजिटल सब उत्तराखंड की लोग, बात करिए, आप इसीलिए जैसे करिए झूठे लोग ये देश सारी पे की राज सारी कर रहे हैं, कमीशनखोरी जो चोरी करते हैं बंद हो उनकी जाए। बात और करते वही हैं, हो रहा है, झूठे और लोग मनरेगा क्या में कर रहे हैं? सरकार के क्या घोटाले झूठे होते लोग हैं। क्या कर रहे एक हैं? घोटाला बता चाहिए। दीजिए उत्तराखंड के खुद अंदर आप मनरेगा में भ्रष्टाचार घोटाला हुआ। ऑफिस में आपको जाके आज तो- की डेट में भ्रष्टाचार लोगों को हो रहा बोला जा रहा है। है। आपको आपके तो नगर बिल्कुल निगम में गुस्सा नहीं भ्रष्टाचार होना हो रहा है। चाहिए, आपको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन जीरो टॉलरेंस। और जब अगर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं तो आप तो सीना हाँ, ठोक के कह मैं- सकते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन गुस्सा होना कोई मैं एक रिजल्ट उदाहरण नहीं आपको है दिव्या उसका। दर्शनी जी और बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने मैं बड़ा फाइनल हल्ला- कमेंट, नहीं, समय कम है, मैं फाइनल कमेंट की ओर नहीं, बढ़ूंगी और आशीष नौटियाल जी आपसे शुरू करूंगी। ये जो अभी ऑडिट हुआ है, आपको क्या लगता है इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? शॉर्ट में फाइनल कमेंट। निश्चित ही मैडम ये ऑडिट हुआ है, कई पुलों की हालत जर्जर है। इनकी सबसे पहले तो इनकी सुधार किया जाना चाहिए जिससे आम जनमानस को कोई क्षति ना हो। उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए, किसके शासनकाल में बनाया गया, किसने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया, कौन इसका खनन कर रहा है, पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उमा सिसोदिया जी, मैम फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि जो पुलों की जांच सबसे पहले जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग कम से कम थोड़ा तो ईमानदारी से काम कीजिए। जमीर कुछ तो जिंदा होगा ना अंदर, अधिकारियों का जमीर थोड़ा तो जिंदा होगा, आपके नेताओं का जमीर कुछ तो जिंदा होगा। अरे ना आटे में नमक के बराबर खा लीजिए भाई साहब, आप लोगों ने कहा पूरे नमक में जरा सा आटा मिलाया हुआ है, सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट। हर सड़क को दोबारा 4-4 महीने बाद उसी सड़क की लिपापोती करते रहेंगे, उन्हीं पुलों की लिपापोती करते रहेंगे, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाते जो मतलब लॉन्ग चले, जो लंबा चले, जो टिके 20-30-50 साल तक टिके। टैक्स पेयर्स के पैसे की किस तरीके से बंदरबाट हो रही है वो सबको दिखाई देता है, और सब भ्रष्टाचारी समाज में सब नंगे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कम या हम ज्यादा। सारे अधिकारी जीरो टॉलरेंस, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, सबके सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट उत्तराखंड में इस समय चढ़ा हुआ है। ठीक है, सुभाष जी फाइनल कमेंट से शॉर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा जाएगा, अभी आपने ऑडिट किया, इस ऑडिट के बाद में मैं फिर ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, चौहान साहब मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुंचाएं कि ऑडिट में जो कमियां सामने आती हैं, जितने दिन के लिए आपने पुल बनने को दिया था उसके टाइम के बीच में अगर टूटा तो कैसे टूटा, फिर इसके लिए जवाबदेह कौन है, और उसके लिए फिर आप जो जवाबदेह है उनको सीधा सीधा भीतर जेल में आपको डालना पड़ेगा। सिर्फ ये कह करके कि न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, इतने से बात नहीं बनती। लोग खूब समझ रहे हैं कि सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, वो मंशा आपको लोगों के बीच दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सत्यवीर जी फाइनल कमेंट। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बड़ी जर्जर हालत है आजकल कांग्रेस की, जो जर्जर स्थिति है, जिस प्रकार से इन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष ने और इनके तमाम मनीष खंडूरी ने जो बयान दिए हैं, कितनी जर्जर स्थिति है। आजकल बयान देने से भी छुप रहे हैं कि मीडिया के सामने से बयान में डर रहे हैं। और उत्तराखंड के मैं प्रवक्ता जो हमारे सम्मानित जो वरिष्ठ पत्रकार जी है, उन्होंने सुझाव दिए, हम उनके सुझावों को लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तमाम डिबेटों में अब जब नकल के जब प्रकरण आ रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार से आज शुचिता और पारदर्शिता आई है, एक वैकेंसी बता दीजिए कि 1 महीने के अंदर वो पेपर होता है, उसी महीने रिजल्ट निकलता है, कहीं भी तो आपको बता दीजिए कहीं भी किस प्रकार की निकल रही है, कहीं भी आश्वासन के तौर पे नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं और 100% करते हैं, और हमने करके दिखाया है। चाहे 370, चाहे राम मंदिर हो, चाहे अन्य ऐसे मुद्दे हो जो जिसपे हमने कहा जनसंघ के जब जनसंघ में थे या राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी बने हो, हमने जो कहा उसको हमने 100% किया है। इसीलिए हमारा प्रत्येक काम जो है वो आज प्रणीत होता जा रहा है और विश्व पटल पे छाप छोड़ता जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तराखंड जिस प्रगति से नए नए आयाम छू रहा है, वो आने वाले समय में जिस प्रकार से निर्यात में अभी हमने देखा कि पहाड़ी राज्यों में हम सबसे आगे निकले, सबसे अव्वल है। और जो आपने कहा विषय रखा,
था, बहुत सुकून का है कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है। उत्तराखंड के नागरिकों को 24 घंटे किस प्रकार से सुरक्षा मिले और सड़कें और अच्छी जिस प्रकार से बन रही है और तीव्र गति से बने। और इस बरसात के मौसम में मैं एक संदेश और कहना चाहता हूं, गार्ड गधेरों से बड़ा खतरा रहता है। अपनी जीवन बहुत मूल्यवान है, उन सब जीवन को और उत्तराखंड की प्रगति में आपका बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इन गार्ड गधेरों से बचें। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने क्वेश्चन आवर में चर्चा की कि किस तरीके से जो सेफ्टी ऑडिट पुलों का किया गया है, हाल फिलहाल में जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, उसके बाद इस पर कितना काम होगा ये सवाल निशान है। क्योंकि जब आपदा आती है उस वक्त ऑडिट्स याद आते हैं, लेकिन जो ऑडिट पहले किए गए होते हैं तो शायद उसे जो अधिकारी हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन हम उम्मीद इस बार यही करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर